नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की गद्दी पर कई बादशाह आए और गए, लेकिन एक ऐसा शासक भी हुआ जिसने सिर्फ 5 साल में शासन का एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो बाद में अकबर ने भी उससे बहुत कुछ सीखा। और वो शासक था शेर शाह सूरी। जरा सोचिए, एक साधारण अफगान सरदार का बेटा कैसे दिल्ली का बादशाह बन गया और इतनी शानदार सड़कें बनवाई और प्रशासन चलाया कि उसका असर आज भी देखने को मिलता है। तो आज हम पूरे सूर डायनेस्टी को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। सूर डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रिफॉर्म्स, आर्मी रिफॉर्म्स, जस्टिस सिस्टम और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को समझेंगे। सूर डायनेस्टी जो है ये 1540 से लेकर के 1545, शासन मात्र 5 साल। इसके संस्थापक फरीद खान है, जिसे हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो ओरिजिनल नेम जो है वो फरीद खान। फरीद खान का जन्म 1486 एडी में बिहार के एक क्षेत्र सासाराम में हुआ। और इसके पिता का नाम हसन खान सूर, जिसे जागीरदार मिला था सासाराम का, और जो जौनपुर किंगडम है इस क्षेत्र पे इनको जागीरदार मिला हुआ था। जब दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ दिल्ली सल्तनत का जो लास्ट डायनेस्टी हुआ वो लोधी डायनेस्टी हुआ। इन लोधी डायनेस्टी ने बंगाल और बिहार के क्षेत्र में, उसके अंदर में ही एक और डायनेस्टी काम कर रहा था जिसे हम लोग लोहानी वंश या नुहानी वंश कहते हैं, जो लोधी डायनेस्टी के अंतर्गत था। तो ये अफगान था और वो भी अफगान था, तो ये सेकेंड अफगान हुआ, लोधी के अंतर्गत ही काम करने वाला, जिसे हम लोग नुहानी वंश कहते हैं। और नुहानी वंश के अंतर्गत जो अभी है शेर शाह सूरी के समय में, वो बहार खान लोहानी। बहार खान लोहानी ने ही फरीद खान को एक शेर मारने के वजह से इसे शेर खान का उपाधि मिला था। और शेर शाह सूरी जो है या फरीद खान, ये पढ़ने के लिए जौनपुर गया, जिससे हम लोग जौनपुर को आज सिराज ऑफ द ईस्ट या शिक्षा का सिराज के नाम से जानते हैं। शेर शाह सूरी का हम मिलिट्री कनकेस्ट समझते हैं। पहला इसका जो कनकेस्ट हुआ 1539 में बैटल ऑफ चौसा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। हुमायूं के समय में जब बंगाल से लौट रहा था तो शेर शाह सूरी ने बक्सर का क्षेत्र में, जहाँ आज का चौसा है बक्सर में, तो वहाँ उसने घेरा डाल दिया। और जब घेरा डाला तो वो जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया, और गंगा नदी में उसे एक निज़ाम नामक व्यक्ति बचाया। और जब उसे बचाया तो उसे एक दिन के लिए शासक बनाया निज़ाम को। तो 1539 में चौसा में यहाँ से हुमायूं जो है भाग करके बिलग्राम के क्षेत्र में पकड़ाया 1540 में। और यहाँ से बिलग्राम से फिर से बचता हुआ ये पंजाब के रीजन में गया, और फिर वहाँ से धीरे धीरे करके किसी तरीके से बचकर ईरान के क्षेत्र में चला गया। अब 1539 में ही शेर शाह सूरी ने क्या किया कि एक रोहतासगढ़ का किला बनवाया। रोहतासगढ़ का किला जो उसे कैप्चर कर लिया, जो सासाराम के क्षेत्र में है। ये जो किला है ये पहले से यहाँ पे हरिश्चंद्र का ये बनाया हुआ किला था, राजा हरिश्चंद्र का। और इस किले पे उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया। जब हुमायूं को हारा तो सासाराम से एक किला है सासाराम में, तो उस किले को इसने क्या किया, कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया उस किले पर। और वहाँ उस किले पर कब्जा किया। और फिर इसके बाद 1540 में ही इसने दिल्ली का शासक घोषित कर लिया स्वयं को, और टाइटल एज्यूम किया हजरत आला का। हजरत आला मतलब मुझे कोई हरा नहीं सकता। हुमायूं जैसे बादशाह को इसने क्या किया, यहाँ से खदेड़ दिया और खुद को दिल्ली का शासक घोषित किया 1540 में। यह जो किला दिख रहा है ये रोहतासगढ़ का किला है सासाराम में। ये किला जो है ये विश्व का नहीं, ये पूरे भारत और पूरे साथ ही पूरे विश्व का सबसे बड़े किला में से एक माना जाता है। और इस किले को जो बनवाया था वो राजा हरिश्चंद्र ने बनवाया था। और जब अकबर का काल आता है तो ये अकबर ने इस किले पर कब्जा कर लेता है और इसे राजा मान सिंह को दे दिया जाता है। और यहाँ पर राजा मान सिंह जो है बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और इस किले को किसे दे दिया गया, राजा मान सिंह के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद जो कंक्वेस्ट हुआ वो 1541 में इसने रोहतास का किला बना था पाकिस्तान के क्षेत्र में।
ताकि वहाँ पे जो गखर ट्राइब्स है उसे हम दबा सकें, ताकि उस किले में रहें, वहाँ से दबाना आसानी होगा। तो उस क्षेत्र में गखर ट्राइब्स है उसे दबाने के लिए पोठार रीजन में एक किला बनाया गया जिसे रोहतास किला बोला गया। तो दो रोहतास किला है, एक पाकिस्तान के क्षेत्र में वो गखर ट्राइब्स को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए बनवाया, और एक जो रोहतास का किला पहले से राजा हरिश्चंद्र ने बनाया उस पर वो कब्जा कर लिया सासाराम वाले क्षेत्र में। फिर इसके बाद 1542 में इसने मालवा पे कैप्चर कर लिया, और 1543 एडी में रायसेन पे इसने क्या किया, कब्जा किया। और रायसेन का जो राजा था, राजपूत रूलर है राजा पूरनमल। राजा पूरनमल और शेरशाह सूरी के बीच में संधि होता है। इस संधि का फॉलो शेरशाह सूरी नहीं करता है और पूरनमल को धोखे से पकड़कर उसे मार देता है। और इस युद्ध में शेर खान पर यह कलंक साबित होता है क्योंकि इस संधि को उसने फॉलो नहीं किया। और शेरशाह सूरी का जो सेनापति होता है यहाँ पर अत्याचार करता है रायसेन वाले इलाका में, इसलिए शेरशाह सूरी पर यह कलंक भी साबित होता है। और यहाँ कई महिलाएं, राजपूत महिलाएं जो है यहाँ जौहर करने को तैयार हो गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट 1543 में ही सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में यहाँ इसका सेनापति हैबत खान नियाजी जो है उसे भेजा, और वहाँ पे इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया सिंध और मुल्तान को। और जब सिंध और मुल्तान को कैप्चर कर लिया तो हुमायूं इस रास्ते से जाना चाहता था, तो कंधार से होकर के निकलना चाहता था वो ईरान, लेकिन हुमायूं वहाँ से अब निकलने से उसे रोक दिया गया, और फिर वो रेगिस्तान के क्षेत्र में ही किसी तरह से अपना जीवन बिताया हुमायूं। और हैबत खान नियाजी जो है एक किला पहले बनवा दिया गया था पाकिस्तान के क्षेत्र में, रोहतास फोर्ट, जो गखर ट्राइब्स को क्या करना था, सप्रेस करना था। तो शेरशाह सूरी पे जो सबसे बड़ा जो कलंक लगा वो 1543 का रायसेन का। फिर इसके बाद 1544 में ये मारवाड़ के क्षेत्र में, राजस्थान में मारवाड़ वाले रीजन में, वहाँ के राजपूत रूलर मालदेव के बीच में युद्ध हुआ, और इन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, और यहाँ पे मालदेव जो है जीत गए। लेकिन हुआ क्या कि मालदेव को फिर से एक बार फिर से धोखे से इसे मार दिया गया। राजपूत हमेशा नैतिकता स्तर पर लड़ना चाहते थे, और यहाँ जो मारवाड़ के तरफ से मालदेव, राजा मालदेव का जो आर्मी कमांडर था वो जैता और कुंपा, ये दो बहुत ही अपने बेहतरीन ढंग से शेरशाह सूरी के सेनापति के से लड़ा। और शेरशाह सूरी बताता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपना पूरा साम्राज्य या पूरा हिंदुस्तान खो बैठता। इतने ये लोग बहादुरी से लड़ा जैता और कुंपा। तो धीरे धीरे पूरे साम्राज्य का हिंदुस्तान खो बैठता, वो मारवाड़ का एक्सपेडिशन था। जबकि शेरशाह सूरी पे जो कलंक लगा वो रायसेन का कैंपेन था। फिर इसके बाद 1545 में इसने कालिंजर पे युद्ध किया, और कालिंजर का जो किला था उस किले पर इसने घेराबंदी कर लिया। एक लंबे समय तक 5-6 महीने का घेराबंदी किया, और यहाँ का राजा कीरत सिंह था। और शेर खान क्या किया, इस किले को, दीवार को उड़ाना चाहता था ताकि इस किले पे कब्जा कर ले तो मेरा पूरे कालिंजर पे कब्जा हो जाएगा। तो ये जो दीवार है किले का मान लेते हैं, तो यहाँ पे अपने सेना को लगा दिया, और यहीं पर क्या किया शेरशाह सूरी, ये खुद इस किले पर अगल बगल में अपना जो तोप और बारूद, गन पाउडर जो लेके गया था उसे चला रहा था इस किले को तोड़ने के लिए। तो हुक्का नामक एक शस्त्र चला रहा था, शस्त्र हुक्का, उक्का नामक एक शस्त्र चला रहा था। तो ये जो शस्त्र जाते थे जैसे रॉकेट होता है उस तरीके से जाता था, लेकिन दीवार ऊंची होने की वजह से इस दीवार में टकराया और वापस लौट गया। और अगल बगल में जो गन पाउडर रखा हुआ था, तोपे रखा हुआ था, इस तोपे से कालिंजर में इसका मुंह पूरी तरीके से, पूरा शरीर जल जाता है। इस कालिंजर में ये काला हो जाता है, और फिर इस काला मतलब जल कर पूरी तरीके से राख हो जाता है, और इसकी मृत्यु हो जाता है शेरशाह सूरी का। तो कालिंजर में ये पूरी तरीके से काला होकर के जल जाता है। लेकिन इसके बाद इसका बेटा ये भी योग्य रहता है। 1545 में इस्लाम शाह गद्दी पे बैठता है। दिल्ली का जो शासक हुआ वो इस्लाम शाह हुआ, शेरशाह सूरी का बेटा, और ये 1545 से लेकर 1554 तक शासन करता है। और फिर इसकी जब मृत्यु होता है 1554 में, तो हुमायूं तब फिर भारत में अटैक करता है। जब ये दोनों रहता है तो हुमायूं हिम्मत नहीं करता है कि इस्लाम शाह और शेरशाह सूरी के समय में भारत को कब्जा करने का कोशिश भी नहीं किया।
इतिहासकार लिखते हैं शेर शाह सूरी के बारे में कि एक मात्र 5 सालों में जितना ये सुधार किया, शायद ही कोई ऐसा शासक भी हुआ होगा जो इतना सुधार किया होगा, रिफॉर्म्स लाया होगा। तो शेर शाह सूरी का हम एडमिनिस्ट्रेशन को समझेंगे। सबसे पहले इसका जो अंपायर था पूरा उत्तर भारत पर कब्जा था, लगभग पूरे उत्तर भारत पे कब्जा था। और साम्राज्य का जो अंपायर का जो हेड होता था ये खुद होता था बादशाह सुल्तान शेर शाह सूरी। फिर इसके बाद इस बड़े पूरे से साम्राज्य को उत्तर भारत का इसने कई सरकारों में बांट दिया, कई जिलों में बांटा। ये एक राज्य में नहीं बांटा, प्रोविंस में नहीं बांटा गया है, ये प्रोविंस में इसने नहीं बांटा। इसने क्या किया कि कई सरकारों में बांट दिया, जिलों में बांट दिया। 47 सरकारों में बांट दिया गया अपने साम्राज्य को। पूरा ये मान लेते हैं नॉर्थ इंडिया का साम्राज्य है, तो इसने ऐसे करके 47 जिला बना दिया, सरकार में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे दो जो है ऑफिसर्स नियुक्त कर दिया। पहला सिकदार ए सिकदारन, जो लॉ एंड ऑर्डर को देखता था, लॉ एंड ऑर्डर को जो देखता था सिकदार ए सिकदारन। और एक मुंसिफ है मुंसिफान, ये दो अधिकारी को नियुक्त किया, मुंसिफ है मुंसिफान। मुंसिफ जो देखता था रेवेन्यू मैटर और दीवानी मैटर्स को देखता था, न्याय व्यवस्था को देखता था, मुंसिफ है मुंसिफान। तो जिला के स्तर पे दो अधिकारी। फिर इसके बाद इसने परगना में बांट दिया, कई परगना में इसने क्या किया, बांट दिया। और यहाँ पर ऑफिसर्स नियुक्त किया सिकदार, मुंसिफ, अमीन, फोटेदार और कारकुन्स। जबकि जिले स्तर पे जो इसने बांटा है उस सिकदार है सिकदारन, मुंसिफ है मुंसिफान। तो सेम वैसा ही सिकदार और मुंसिफ यहाँ पे भी परगना के क्षेत्र में भी उसे नियुक्त कर दिया। वो शांति व्यवस्था को बनाए रखता था। और सैन्य अधिकारी होता था सिकदार। अरे एक अमीन होता था जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था। और एक जो ऑफिसर्स बना के रखा थे फोटेदार को, जो फाइनेंशियल ऑफिसर था, कोष को देखता था, कोषाध्यक्ष। ये कहाँ, परगने के क्षेत्र में, सब डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में। और फिर इसके बाद कारकुन्स जो था ये एक मुंशी था, क्लर्क था, अकाउंटेंट, लैंड रिकॉर्ड्स रखता था। मतलब जितने भी क्लर्क का काम होता था वो कारकुन्स कहलाते थे। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कारकुन्स फोटेदार 21 स्तर पर था, सब डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर या परगना के स्तर पर है। फिर कई परगनों में बांटा, फिर इसके बाद कई गांव में बांट दिया गया। बस इसने प्रोविंस या सूबा में बांटा नहीं है। तो इसने जो अंतिम जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो विलेज, गांव सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। यहाँ पे अधिकारी इसने नियुक्त किया पटवारी और ग्राम हेड को नियुक्त कर दिया। और ये जो पटवारी है ये पटवारी जो है अपने ऊपर ऑफिसर्स को क्या करेगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके भेजेगा, रिस्पॉन्स। तो साम्राज्य को मेनली इसने 3 भाग में बांट के रखा, पहला सरकार, दूसरा परगना, तीसरा विलेज। इसके बाद इसने एक सेंट्रल मिनिस्ट्रीज बनाया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ताकि उसे सलाह ले सके। तो इसने 4 जो है मिनिस्ट्री बनाया, मंत्रालय। दीवान का मतलब होता है मंत्रालय। तो पहला जो मंत्रालय बनाया विजारत, दूसरा आरिज, तीसरा रसालत और चौथा इंसा। जो जैसे पहले था सेम वैसा ही। तो विजारत जो था ये वित्त विभाग को देखता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री था। दीवाने आरिज जो है ए से आर्मी डिपार्टमेंट था ये। और फिर इसके बाद दीवाने रसालत जो है ये फॉरेन अफेयर्स को देखता था, एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को ये देखता था। और इंसा जो है ये पत्रचार या फिर संचार मंत्रालय को देखता था, संचार मंत्रालय को। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था सुल्तान खुद होता था, शेर शाह सूरी खुद होता था। इसलिए इसका जो है सेंट्रलाइज्ड है, एडमिनिस्ट्रेशन है। ज़्यादा पावर जो है मिनिस्ट्रीज को नहीं दिया गया था। भले ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो, लेकिन ज़्यादा पावर इन लोगों को नहीं दिया था। पावर पूरी तरीके से सीज शेर शाह सूरी के पास ही था। फिर इसके बाद भूमि सुधार। तो यहाँ पर सबसे पहला जो किया गया कि इसने क्या किया, किसानों को रैयत कहा। रैयत मीन्स किसान या पीजेंट्स। और इन किसानों को लैंड सर्वे करवाया, भूमि का पूरी तरीके से सर्वेक्षण करवाया। और भूमि को 3 भागों में बांट दिया गया फर्टिलिटी के हिसाब से। जो भूमि जैसा फर्टाइल है, फर्टिलिटी के हिसाब से भूमि को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहला एक अच्छा भूमि जहाँ ज़्यादा फर्टाइल होता था। दूसरा जो था ये मिडिल लैंड था जो एवरेज फर्टाइल या फर्टिलिटी रहता था। और तीसरा जो था वैड लैंड था जहाँ फर्टाइल जो नहीं था।
तो इसने भूमि को 3 भाग में बांटा लैंड सर्वे करवाकर। और यहाँ पर जो है पेमेंट जो देता था किसान जो राजा को, या फिर किसान राजा के जो अधिकारी जो नियुक्त रखता था उसे कैश के फॉर्म में या काइंड के फॉर्म में दिया जाता था। कैश डायरेक्ट नगद के रूप में, या फिर जो अनाज फर्टिलिटी के हिसाब से जो प्रोड्यूस हुआ है उस प्रोड्यूस का उसे अनाज के रूप में दे दिया जाए। एक फेमस राजा है राजा टोडरमल। अकबर के काल में जो 9 रत्न है, तो इसने जो है सबसे पहला जो कैरियर शुरुआत किया था शेर शाह सूरी के दरबार में ही। राजा टोडरमल शेर शाह सूरी के दरबार में 5 साल अपना काम किया। यहाँ रेवेन्यू और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे मिला था ताकि पैसा जो है कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे रैयत को इसने लैंड सर्वे करवाया और फिर इसने रैयत को पट्टा और कबूलियत चलवाया। पट्टा एंड कबूलियत। पट्टा क्या होता था? एक तरह का डीड होता था सरकार के द्वारा जो रिलीज किया गया। शेर शाह सूरी के द्वारा एक डीड बनाया गया, उसमें लैंड बता दिया गया कि यहाँ से इतना दूर तक लैंड है, इतना फर्टिलिटी है, सारा कुछ एक डीड बनाया गया और उसे किसान को दिया गया। यदि किसान को कबूल हो गया कि ठीक हम इतने भूमि पर प्रोड्यूस करेंगे, तो उसे फिर कबूलनामा लिखना पड़ता था, कबूलियत पे साइन करना पड़ता, सिग्नेचर करना पड़ता था उस डीड पे। एक पट्टा सरकार के द्वारा रिलीज किया गया और कबूलियत फिर उसे वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है कि मैं इतना टैक्स दूंगा शेरशाह सूरी को। तो जो टैक्स होता था प्रोड्यूस का 1/3 होता था। 1/3 जो होता था अपने जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 देना होता था। और जो मेजर जो लैंड टैक्स था उसके बावजूद भी कुछ टैक्स एक्स्ट्रा लगता था। एक सर्वे चार्ज लगता था जिससे हम लोग जरिमाना टैक्स करते थे। मान लेते हैं कि भूमि का नापी करेगा अमीन आकर के, तो अमीन या जो अमीन नापी करेगा तो उसे भी पैसा चाहिए, तो उसे जिस किसान को दे उसे जरिमाना टैक्स लिया जाएगा किसानों से, वो 2.5% होता था। और यहाँ पर एक नया पद बनाया गया, सृजन किया गया, कानूनगो ऑफिसर बनाया गया। जो आज भी कानूनगो का एग्ज़ाम होता है उत्तर भारत में, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, इन सब जगहों पे यहाँ पे कानूनगो का हर 4 साल 2 साल में इसका एग्ज़ाम लिया जाता है, कानूनगो ऑफिसर। और जो पटवारी होता था वो कानूनगो ऑफिसर के अंतर्गत रहता था। और फिर जरिमाना टैक्स के बाद एक और नया टैक्स है मुँहसिलाना टैक्स। मुँहसिलाना टैक्स जो किसान 5% देता था यहाँ पे राजा को, 5%, ताकि जो मुकद्दम और जो चौधरी जो प्रशासनिक अधिकारी होता था विलेज लेवल पे, तो उसे खर्चे को पूरा करने के लिए मुँहसिलाना टैक्स लिया जाता था। तो ये कितना था? 5%। और जरिमाना जो था वो 2.5% था, और वो लैंड का सर्वे करने के लिए चार्ज लिया जाता था। सरकार के पास लैंड टैक्स आया, फिर जरिमाना टैक्स आया, मुँहसिलाना टैक्स आया। इसके बाद मान लेते हैं कि किसी साम्राज्य के किसी भाग में वहाँ पे अकाल आ जाए या फिर किसी प्रकार का नेचुरल कैलामिटीज़ हो, तो वहाँ पे एक अलग से टैक्स लिया जाता है जिसे हम लोग सेस बोलते हैं। तो एक प्रकार का एडिशनल टैक्स है ये पर बीघा पे 2.5% लिया जाता था। तो सेस भी, एडिशनल टैक्स भी क्या किया जाता था? चार्ज किया जाता था जब नेचुरल कैलामिटीज़ होता था तब। तो सरकार के पास आ गया पैसा, और फिर इस पैसे से वो आर्मी रिफॉर्म्स ढेर सारा किया और एक बेहतर मिलिट्री सिस्टम बना करके रखा था। पहला इसने इंट्रोड्यूस किया जो अलाउद्दीन खिलजी का जो इंट्रोड्यूस किया उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, बाकी पूरे अलाउद्दीन खिलजी का जो है चेहरा और दाग सिस्टम को अपना लिया। और जो हुलिया सिस्टम, सैनिकों का जो वेशभूषा, इस सैनिक का यह घोड़ा है और घोड़ों पर स्टाम्प मारा गया, दागा गया, जिसे दाग सिस्टम। तो अलाउद्दीन खिलजी से ही क्या है ये प्रभावित है, चेहरा दाग सिस्टम और हुलिया सिस्टम। और एक आर्मी जो है ये बहुत ही एक लार्ज आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मी है, जहाँ पे कैवेलरी, इन पैदल सेना, घुड़सेना और हाथी सेना और आर्टिलरी तोप खाना, जिसमें से कैवेलरी बोला गया कि 1,50,000, पैदल सेना जो है 25,000 और हाथी सेना और आर्टिलरी मिलाकर के लगभग 5,000 सेना है। तो एक लार्ज आर्मी सेटअप है और इस आर्मी को हम कैश पेमेंट के रूप में दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी के समय में यहाँ पे न्याय व्यवस्था कैसा था। तो न्याय व्यवस्था यहाँ पे बेहतर था, अच्छा था। इसने क्या किया कि दंड जो देता था, शेर शाह सूरी का मानना था कि किसी भी सिस्टम में
उसे न्याय शासन यदि अच्छा रहेगा तो ही वो साम्राज्य बेहतर चल पाएगा। तो न्याय शासन को हमेशा ये सर्वोच्च गुण माना है और बताया कि कानून जो है सबके सामने बराबर है, चाहे वो अपना खुद का दोस्त या फिर रिश्तेदार हो तो उसे भी बख्शा नहीं जाएगा। सबके लिए कानून क्या है, इक्वल है। ऐसा मानना था शेरशाह सूरी का। तो इसने क्या किया कि न्याय व्यवस्था के इसने काजी अपॉइंट किया जो जस्टिस प्रोवाइड करता था, और लोकल विलेज पे जमींदारीज और विलेज पंचायत पे अपॉइंट किया जो सिविल और क्रिमिनल केसेस को डील करता था। और जब यहाँ से डील हो जाता था और फिर इसके बाद मान लेते कोई मुद्दा डील नहीं होता था तो इसने स्वयं क्या किया, अपना न्याय व्यवस्था देखता था। तो वेडनेसडे के दिन इसने क्या किया कि खुद एक न्याय व्यवस्था चलाता था शेरशाह सूरी। वो खुद अपने स्तर से देखता था। और मान लेते कि किसी अपराध में किसी व्यक्ति को पकड़ा जाता था तो पनिशमेंट बहुत हार्ड मिलता था, कठोर उसे जेल में डाला जाता था, और बहुत ज़्यादा अपराध किया तो मृत्युदंड और अंग काट दिए जाते थे। तो जो पनिशमेंट है वो बहुत हार्श था। तो लोग डर के समाज में उस समय लोग जो अपराध करना बंद कर दिए थे। और इसने टाइटल एज्यूम किया था सुल्तान आदिल का, क्योंकि इसने खुद जो है ये न्याय वेडनेसडे के दिन के खुद ये आकर के न्याय करता था। इसके बाद कुछ इसने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी किए, जैसे करेंसी रिफॉर्म में पहला इसने 3 कॉइन्स चलाया। पहला एक गोल्ड कॉइन जिसे मोहर कहा गया या असरफी कहा गया। तो गोल्ड जो है वो मोहर है। फिर इसके बाद चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया। रुपया बाद में जो है ब्रिटिश अपनाया, फिर ब्रिटिश के बाद आज ये रुपया कंटिन्यूस चलता जा रहा। फिर इसके बाद दाम चलाया जो तांबा का सिक्का था, कॉपर कॉइन्स था दाम। तो आज भी कई जगह बोला भी जाता है कि कितने दाम का है, इसका दाम कितना है। तो रुपया, दाम और मोहर चलाया किसने, शेरशाह सूरी ने। और बताया जाता है कि सिल्वर और कॉपर के बीच में 1:64 रेशियो है। मान लेते हैं कि 64 रुपया कोई सामान लगा खरीदने में, मान लेते हैं, तो या तो फिर हम 1 रुपया दे दें या फिर हम तांबे का 64 गिन करके सिक्का दे दें, 64 कॉइन। तो 1 सिल्वर जो है किसके बराबर है, 64 कॉपर के बराबर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ का आर्ट एंड कल्चर कैसा था, क्या क्या आर्किटेक्चर वास्तुकला का डेवलप हुआ था। तो सबसे पहला यहाँ पे इंडो और इस्लामिक आर्किटेक्चर बनना शुरू हुआ। जो पूरे सूर डायनेस्टी में जो सबसे बेहतरीन जो वास्तुकला है वो शेर शाह का मकबरा जो सासाराम में है। ये पॉइंटेड डोम है, कई मीनार है और चारों साइड झील है, बीच में जो है मकबरा है। और ये ऑक्टागोनल शेप का है और 3 मंजिला है। कनिंगम, एक ब्रिटिश अधिकारी कनिंगम ने बताया कि शेर शाह का जो मकबरा है वो ताजमहल से भी वो सुंदर है। शेर शाह का टॉम्ब जो है ये रेड सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से बनाया गया, लाल बलुआ पत्थर से, जो सबसे बेहतरीन है पूरे सूर डायनेस्टी का। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसने पुराना किला बनाया, दिल्ली में एक पुराना किला बनाया और उसी किले में एक मस्जिद बनवाया जिसे किला कुन्हा मॉस्क्यू कहते हैं। पुराना किला बनाया दिल्ली में और उसी पुराने किले में एक मस्जिद बनाया जिसे किला कुन्हा कहा गया। फिर बताए थे कि रोहतास का किला बनाया पाकिस्तान में, जबकि सासाराम का रोहतासगढ़ का किला वो कब्जा किया, बनाया गया था राजा हरिश्चंद्र के द्वारा, पहले से वो था। जब 1539 में जब हुमायूं को यहाँ से भगाया तो उसने पहले जाकर के वो किला कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद इसका सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट जीटी रोड है जिसे सड़क आजम कहा गया, सड़क आजम। इसने कई नेटवर्क बनाया रोड्स का, जिसमें से आगरा से जोधपुर, फिर चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान, और ये जो सबसे बड़ा जो रोड हुआ वो जीटी रोड हुआ जो पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक। तो इसने एक रोड का जाल ही बिछा दिया, आगरा से जोधपुर, चित्तौड़, लाहौर से मुल्तान, इन सभी को रास्ते से जोड़ दिया। और इस रास्ते पे मान लेते हैं कि जो सबसे लंबा रास्ता जीटी रोड मानते हैं ये है। तो इसने हर एक जगह पे फिक्स क्या किया, कुछ डिस्टेंस पर इसने सराय बनाया, और सराय एक तरह का वहाँ रेस्ट हाउस था, रुकने का जगह था। मान लेते कोई ट्रैवलर या कोई मर्चेंट्स या कोई आर्मी जा रहा है, मान लेते हैं कि कोई शेर शाह सूरी का ही
कोई अधिकारी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है इस जगह में, दिल्ली से बंगाल जाना है, तो जब बंगाल जाएगा तो यहाँ पे कई जगह रेस्ट हाउस बनाए गए, जैसे आज की तरह जैसे होटल होता है, जीटी रोड के बगल में होटल होता है, तो लोग जब थक जाते हैं तो उस होटल को फिर क्या कर लेते हैं, एक दिन के लिए परचेस कर लेते हैं, फिर इसके बाद सुबह उठ कर चले जाते। ठीक वैसे ही यहाँ रेस्ट हाउस के लिए बनाया गया और सभी जगह अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। मान लेते हैं कि दिल्ली से चला, यहाँ दिल्ली से चला बंगाल, तो दिल्ली से जब चला तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के बाद कहीं सराय पे वो रुक जाएगा और वो जो समाचार देना था, पत्रचार जो देना था, तो यहाँ के अधिकारी को दे देगा और फिर यहाँ एक और अधिकारी जो रहेगा, नियुक्त रहेगा पहले से, तो वो यहाँ पहुँचा देगा। फिर ऐसे ही ये यहाँ पे रुकेगा तो इस अधिकारी को देगा, फिर अगला अधिकारी, हर एक अधिकारी एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा और वो तैयार रहेगा। और यदि इसमें देखने के लिए इसने एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी बना रखा था। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे दरोगा ए डाक चौकी बनाया था, वो इंटेलिजेंस कहीं पर यहाँ पर ताकि करप्शन ना हो। तो लगभग ये 1700 सराय बनाया था रेस्ट हाउस, वो मर्चेंट्स के लिए, आर्मी के लिए, ट्रैवलर्स के लिए, नागरिक लोग के लिए। और इसने एक और काम जो किया कि पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना किया और इस पटना के क्षेत्र में एक मस्जिद बनाया जिसे शेर शाही मस्जिद कहा गया, शेर शाही मस्जिद, शेर शाही मॉस्क्यू। शेर शाह सूरी के बारे में जो जानकारी हमें जो पता चलता है, दो फेमस इतिहासकार है, एक अब्बास खान सारवानी, एक हिस्टोरियन है, और दूसरा डॉक्टर कलिका रंजन कानूनगो। ये दो इतिहासकार शेर शाह सूरी पे पुस्तक लिखा, पहला तारीख है शेर शाही, जिससे हमें शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन पता चलता है, और डॉक्टर कलिका रंजन कानूनगो भी ने इसमें लिखा कि यहाँ जो इस साम्राज्य का पूरे मध्य काल का जो भारत का सबसे महान शासक हुआ वो शेर शाह सूरी हुआ, और ये अपने समय से बहुत आगे सोचता था, दूरदर्शी प्रशासक था। और इसने लिखा अपने पुस्तक में कि रोड और जो सराय बनाया गया था ये पूरे साम्राज्य के नशे था। इन रोडों को बनाने के वजह से एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री सिस्टम, आर्मी को हम तुरंत कहीं पर भी भेज सकते हैं, और यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बेहतरीन ढंग से क्या हुआ, विकास किया। यह जो किला दिख रहा है ये रोहतासगढ़ का किला है, यह पाकिस्तान में है, जो इसने बनाया था। तो इस किले को बनवाया ताकि यहाँ पर रह करके गखर ट्राइब्स को क्या करे, सप्रेस किया जा सके 1541 एडी में। और यह जो सासाराम का शेर शाह सूरी का मकबरा, ये 3 मंजिला है, 1, 2 और 3। ये पॉइंटेड डोम और बहुत सारे मीनार, और फिर इसके बाद चारों साइड झील, जिसे कनिंघम ने इसे देख करके बताया कि यह जो शेर शाह सूरी का जो टॉम्ब है ये ताजमहल से भी सुंदर है, इसे हम दूसरे ताजमहल के रूप में भी जानते हैं। तो आइए दोस्तों, इन शेर शाह सूरी से रिलेटेड, सूर डायनेस्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डील कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि शेर शाह सूरी जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो प्रमोट किया उससे रिलेटेड है। तो इसने सबसे पहला ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए इकोनॉमी रिफॉर्म्स किया था, करेंसी रिफॉर्म। तो इसने इंट्रोड्यूस किया गोल्ड, सिल्वर और तांबे का सिक्का चला एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड का। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। गोल्ड जो चलाया था वो मोहर था, और सिल्वर जिस चलाया था वो रुपया था, और कॉपर जो था दाम था, और मोहर को ही हम क्या कहते हैं, असरफी कहते हैं। फिर इसके बाद इसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया। अब पूरे रोड का ये नेटवर्क बिछा दिया, किस तरीके से, आगरा, मुल्तान, सिंध, इन सब रीजनों में क्या किया, रोड बनवाया। और एक जीटी रोड बांग्लादेश से लेकर के बांग्लादेश से पाकिस्तान तक पूरा एक जीटी रोड बिछाया गया। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। और फिर एक कस्टम ड्यूटी का स्ट्रक्चर तैयार किया, उसे सिंप्लीफाई किया गया ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो डेवलप हो सके। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो इसमें ऑप्शन 1 एंड 2 एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शेर शाह सूरी के समय में कि रेवेन्यू पॉलिसी जो है, जो टैक्स लेने का जो पॉलिसी था वो कैसा था। तो सबसे जो मेजर टैक्स हुआ करता था वो लैंड टैक्स था, लेकिन उसके बाद भी कई टैक्स लिया जाता था,
जिसमें से बताए थे कि पीजेंट्स जो पे करते थे वो जरिमाना टैक्स था, और जरिमाना एक तरह का सर्वे लैंड का सर्वे किया जाता और अमीन के द्वारा, और फिर जो अमीन आएगा यहाँ पे सरकारी अधिकारी तो उसे चार्ज देना होता था, उसे हम लोग जरिमाना टैक्स कहते थे। जबकि एक तरह का टैक्स कलेक्शन चार्ज लिया जाता था मुँह सिलाना टैक्स। जरिमाना जो था 2.5% था और मुँह सिलाना जो था ये 5% था। तो दूसरा स्टेटमेंट में यही पूछा गया कि 2.5% और 5%। तो 1 और 2 ऑप्शन दोनों ही क्या इसमें सही है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट शेरशाह सूरी के संदर्भ में पूछा गया कि यहाँ का रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। फिर से पूछा गया कि यहाँ जो टैक्स रिलेटेड था, तो यहाँ पे जो लैंड को क्लासिफाई किया गया वो 3 कैटेगरीज में, कि वहाँ का जो प्रोड्यूस होता है उसके हिसाब से बताया कि फर्टिलिटी के हिसाब से भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। पहला एक बेटर लैंड था, फिर इसके बाद एक मिडिल लैंड था एवरेज, और फिर इसके बाद बैड था बेटर या गुड। तो ये 3 भागों में बांटा गया था। तो ऑप्शन 1 क्या है, सही है, फर्टिलिटी के प्रोड्यूस के हिसाब से बांटा गया। फिर इसके बाद बताया जा रहा है कि लैंड वाज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म सिस्टम था, एक एकीकृत सिस्टम बनाया गया था लैंड को मेजर करने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर नेक्स्ट बोला गया कि प्रोड्यूस का 1/4 लिया जाता था, टैक्स जो कलेक्ट किया जाता था लैंड से वो 1/4 था, 1/4 नहीं था, 1/3 था। तो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, दोनों सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड किस में है, पहला ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो है और सेकंड दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो दोस्तों इस तरह सिर्फ 5 साल के शासन में शेरशाह सूरी ने प्रशासन, सड़क और मुद्रा व्यवस्था में ऐसे सुधार किया कि बाद में अकबर जैसे महान मुगल शासकों ने उनसे प्रेरणा लिया। इतने कम समय का शासन लेकिन काम इतने बड़े कि इतिहास में शेरशाह सूरी का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।